अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट है केमिस्ट्री की रिवीजन क्लास है और आज के इस क्लास के अंदर तकरीबन पूरा का पूरा जो कोर्स है केमिस्ट्री का उसको रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए पेपर में जाने से पहले। तो इस वीडियो को जो है ना 2-3 मरतबा देख कर ये सब अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एटलीस्ट बैठा लो। अगर लॉन्ग टर्म तैयारी नहीं भी है तो पेपर में जब जाओगे तो इंशाल्लाह ये जो मेन पॉइंट्स होंगे वो याद होंगे। सो वन बाय वन चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पहला टॉपिक जो शामिल है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए वो देख लेते हैं। देखो सिंपल लफ्जों में समझाऊं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करनी है। लेट्स से एक नंबर है 305.010। याद रखिए जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सारे के सारे होते ही सिग्निफिकेंट हैं, तो उनको तो आपने काउंट करना ही करना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, सारे के सारे जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको काउंट करो, 1 2 3, तो 3 तो यही वाले हो गए। और वो सारे जीरो काउंट किए जाते हैं जो दो नंबरों के दरमियान में आ रहे हो। वो सारे जीरो काउंट किए जाते हैं जो दरमियान वाले मतलब दो नंबरों के दरमियान में आ रहे हैं। और याद रखो राइट साइड पे जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो। राइट साइड पे जीरो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो, तो इट मींस इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर है टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो, लेफ्ट वाले तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, बीच में आने वाले नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। सही है। जैसे कि मैं एक नंबर लिख देता हूँ 0.001050। अब देखो लेफ्ट वालों की तो मैंने बात ही नहीं करी, लेफ्ट वाले तो होते ही नहीं है सिग्निफिकेंट। 1 और 5 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होंगे। ये 0 1 और 5 के दरमियान में आ रहा है, सिग्निफिकेंट होगा। और राइट साइड पे जितने भी जीरोज लगे हुए हैं डेसिमल के नहीं, नंबर के आखिर में जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो, तो इसको भी काउंट किया जाएगा। इट मींस यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर डेसिमल ना लगा होता तो राइट साइड वाले जीरोज भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 बातें और याद रखनी है आपने, बाकी तो मैंने बता दिया इन सिंपल वर्ड्स, आप लोग इसको मेमोरी में बैठा लो। कभी भी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3.14 और यहाँ पे कर रहे हैं 4.281, तो याद रखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, फॉर एग्जांपल तो मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपने देखना है डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट्स आ रहे हैं उतने डिजिट्स होने चाहिए बाद में। इतना हम फिर उसको राउंड ऑफ वगैरह कर देते हैं, सही ना, इतना हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, 7.421। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 आने चाहिए, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ हम लिख देंगे 7.42। सही ना। ये तरीकेकार हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐड कर रहे हो तो जिसके पास कम है डेसिमल के बाद नंबर्स, उतने नंबर्स आपके रिजल्ट के अंदर होने चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक डिफरेंट काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 205.2 और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 10.15। इधर भी लीस्ट वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंट करते हैं किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। तो एक काम करते हैं, इसको ज्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नीचे वाले के अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आंसर में आपके कम वाले के मुताबिक होनी चाहिए, और कम वाले के मुताबिक कितनी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जो भी होगा याद रखो। चलो मल्टीप्लाई करके बता ही देता हूँ। अब इसका आंसर आ रहा है 36342.78। तो 1 2 3 4 5 और कितने, 6 7 सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन कम से कम इसमें कितने होने चाहिए, इसमें होने चाहिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। तो इसको जब तक राउंड ऑफ करेंगे जब तक ये 4 सिग्निफिकेंट ना आ जाए। तो 4 सिग्निफिकेंट आने का मकसद ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। और अभी मैं राउंड ऑफ में रिवाइज कर दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको फिर आप लिखोगे 36340। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी तो वो चल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में देखा जाता है, याद रखिए। और एडिशन के अंदर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काउंट किया जाता है। राउंड ऑफ को रिपीट करेंगे अगर, कि राउंडिंग ऑफ का क्या तरीकेकार था। तो राउंडिंग ऑफ के अंदर जो है ना, आप सिर्फ देखिए कि आपके पास जो है
वो मेन 3 कंडीशंस होती हैं, उसी से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 308.57, ठीक है, अगर तो ये जो आखिरी वाला नंबर है ये 5 से बड़ा है तो इधर एक ऐड कर देते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्या बनेगा? ये हो जाएगा 308.6। ये तब करते हैं जब इधर वाला जो नंबर है, आखिरी वाला नंबर, वो 5 से बड़ा हो। और अगर यही नंबर जो है फॉर एग्जांपल 105.62 कर देते हैं, और अगर यही नंबर जो है वो 5 से छोटा होता है, अगर यही नंबर जो है वो 5 से छोटा होता है तो जस्ट इसको ड्रॉप कर देते हैं और बाकी का आंसर वैसे ही आ जाता है 105.6। ठीक है, लेकिन सोचिए कि अगर नंबर जो है वो आ जाए 308.55, ठीक है, अगर इस किस्म का कोई नंबर आ जाए, यानी कि 5 आ जाए, ना बड़ा है ना छोटा है, तो उसमें देखा जाता है कि पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ये तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कोई नंबर होता है ऐसा 308.45 तो उसमें ये इवन वाला सिलसिला इस्तेमाल किया जाता। उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन सिंपल से लफ्जों के अंदर अगर कोई 5 से बड़ा नंबर आता है तो हम उसमें एक ऐड कर देते हैं अगले वाले नंबर में, और वाले नंबर को छोड़ देते हैं, और इवन वाले के अंदर वैसे ही छोड़ देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल 5 ही आ रहा हो, ना बड़ा हो ना छोटा हो, तो अगर 5 से पहले वाला ऑड नंबर है, जैसे कि 5 है, तो ये वाला तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर ये जो 5 आ रहा है इससे पहले वाला नंबर इवन आ रहा हो, तो इवन वाले में ये वाला सिर्फ ड्रॉप करने वाला मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को याद रखोगे तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर के अंदर क्या मसला रहेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के सिंपल स्टेप्स जो हमें बताए गए हैं उनको आपने जहन में रखना है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं रिएक्शन के अंदर, और ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर के अंदर गिवन होती है, लेकिन ये वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक तरीकेकार है। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हम उनके मासेस कैलकुलेट करते हैं कि उन एलिमेंट्स के मासेस कितने हैं। तो आमतौर पे हमारे क्वेश्चन के अंदर मासेस ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं। इसी तरीके से जब तीसरे नंबर पर जाएंगे तो हम कैलकुलेट करते हैं उनकी परसेंटेज, और एमसीक्यूज वगैरह के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज भी गिवन होती है कि एलिमेंट्स कितने परसेंट पाए जा रहे हैं। फिर चौथा जो स्टेप होता है, यहां से बेसिकली हमें स्टार्ट करना है, हमें मालूम करने होते हैं मोल रेशो। ये याद रख लोगे ना, फौरन पेपर में याद आ जाएगा। एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, एलिमेंट्स के मासेस मालूम करना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालना, मोल रेशो मालूम करना, और आखिरी स्टेप क्या होता है कि जो सबसे छोटा मोल रेशो आता है, जो स्मॉलेस्ट रेशो आता है, उससे हम जितने भी होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी स्मॉलेस्ट रेशो आता है उनको फिर हम उस रेशो को हम सबसे डिवाइड कर देते हैं, तो इजीली जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने अपलोड की हुई है, उसे जाके देख सकते हो अगर डिटेल में बात समझनी है, लेकिन यहाँ हमारा मकसद जस्ट रिवीजन है। और अगर एक मर्तबा इंपेरिकल फॉर्मूला हासिल हो गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन हमें दे देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। लेकिन अब ये एन क्या होता है, तो याद रखिए एन फाइंड किया जाता है अगर हम किसी भी जो भी कंपाउंड हमें गिवन है उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करा दें उसके एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। इन शॉर्ट एम्पिरिकल मास लिख देता हूं, लेकिन वो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप ये मालूम कर लोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो वहां पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे आप टोटल मास निकाल लोगे। मॉलिक्यूलर मास आमतौर पे गिवन होता है, दोनों को डिवाइड करके एन की वैल्यू आएगी, और एन फिर इधर मल्टीप्लाई होता है। सही है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही सारी चीजें हैं जिनको देखना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे राउंड ऑफ करते हैं और कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, पूरा नहीं लिख रहा, मेन बात यह है कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए काफी ज्यादा चीजें। सबसे पहले आप यहाँ पर समझोगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को। केएमटी के सारे पॉइंट्स याद करो। क्या क्या याद करोगे? सिंपल सी बात है, जो कुछ हमें पता है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल तमाम गैसेस कंसिस्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स का साइज कम होता है, इनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ गैसेस। तो वो जितने भी पॉइंट्स हैं केएमटी के, वो सारे के सारे आप याद करेंगे। ठीक है ना, वो अहम बात है, एमसीक्यूज में और लिखने के लिए आ सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। फिर बारी आती है हमारे पास सारे के सारे गैस लॉस की।
और याद रखो गैस लॉज के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी ट्रिक है, उससे आप याद कर लोगे। आप एक फॉर्मूला याद रखें जो जनरल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सारे के सारे रिलेशन ना अपने आप यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगे। जिन दो चीजों के दरमियान में आपने रिलेशन निकालना है ना, जिन दो चीजों के दरमियान आपने रिलेशन निकालना है, बाकी सबको आप कांस्टेंट सपोज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो आप इन सबको कांस्टेंट सपोज करो। जब इन सबको कांस्टेंट सपोज करोगे तो फॉर्मूला बनेगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ठीक है ना, तो एक तरीके का ये तो हमें एक लॉ मिल गया। अब फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन निकालना चाह रहे हो तो आपने क्या करा, आपने वॉल्यूम PV इज इक्वल टू NRT ऐसे लिखा हुआ है ना, आप V इज इक्वल टू NR ओवर P इंटू T कर लो, तो आपको पता लग गया ये सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है। तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन बन गया, आमने सामने लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट रिलेशन बन गया। ये हमारे पास कौन सा लॉ बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो। इसी तरीके से अगर आप मालूम करोगे एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रोस लॉ V और N का रिलेशन होता है, तो V इज इक्वल टू RT ओवर P और N को अलग लिखो। इन सबको रखना है कांस्टेंट, तो बना वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू N। क्या बन गया ये हमारा बन गया है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो सारे के सारे लॉ जो है ना इसी की मदद से बन जाते हैं। बॉयल्स लॉ बन गया, चार्ल्स लॉ बन गया, एवोगैड्रोस लॉ बन गया, और हमारे पास बन गई जनरल गैस इक्वेशन। तो बताइए PV इज इक्वल टू NRT। R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट होता है SI सिस्टम्स के अंदर 8.313 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपने जहन के अंदर रखनी है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ हमेशा एक कर्व बनता है, बॉयल्स लॉ का ग्राफ एक कर्व बनता है, चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, तो उसको जहन में रखना है। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला है सिर्फ PV इक्वल टू NRT, सारे रिलेशन एक ही इस फॉर्मूले के जरिए आप ड्राइव कर सकते हो। इसी चैप्टर के अंदर जो हमारे पास तीसरी चीज है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस जो डिफ्यूज होती है उनसे रिलेटेड ना, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के दो फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों आप याद रखेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या होता है कि पहली गैस का रेट और दूसरी गैस के रेट को अगर डिवाइड कराएं तो वो बराबर आ जाता है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस और डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। और इसी से रिलेटेड फॉर्मूला रेट ऑफ फर्स्ट गैस रेट ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाय M1 आता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है। तो इधर आपने रेसिप्रोकल याद रखना है कि अगर आप R1 अपॉन R2 कर रहे हो तो मासेस के अंदर, मॉलिक्यूलर मासेस के अंदर ऊपर M2 आएगा और नीचे बराबर आ जाएगा M1। तो इससे आप जो है वो रेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर रूट जो है वो लाजमी याद रखना MCQs वगैरह में या न्यूमेरिकल में। चौथे नंबर पर याद रखो विस्कोसिटी को। किसी भी लिक्विड के या फ्लूइड के फ्लो करने में जो मज़ाहमत होती है, जो रुकावट होती है, उसे कहा जाता है विस्कोसिटी। ठीक है ना, ये होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, बस शॉर्ट टर्म में बैठा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेजिस्टेंस टू फ्लो, और रेजिस्टेंस टू फ्लो मेजर किया जाता है पॉइज में। ठीक है ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो मेजर किया जाता है, इसका जो SI यूनिट है वो है पॉइज, और एक पॉइज बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के। और अगर इसका SI यूनिट देखोगे विस्कोसिटी का तो वो होता है न्यूटन सेकेंड और पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये एक रिलेशन है हमारे पास विस्कोसिटी का। और विस्कोसिटी के बारे में ना एक और बड़ी अहम बात है, उसे भी याद रखना है, वो ये है कि जो विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। कहने का मकसद ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, मतलब कि वो आसानी के साथ फ्लो कर जाता है। और वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ा अहम है इस टॉपिक का कि जो मोटर ऑयल होता है उसकी ग्रेडिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, तो उसको जहन में रखना है। नंबर 5 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, दो तरीकों से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। सरफेस टेंशन को आप डिफाइन कर सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, या आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हो एज एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। क्या है सरफेस टेंशन, याद दिलाएं
किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है तो उसके ऊपर जो है ना चारों तरफ से बराबर की फोर्स लगी होती है, तो वो कुछ खींचा नहीं रहता। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ होते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे जो ड्रॉप्स होते हैं, उनको लेफ्ट साइड से तो खींचा जा रहा होता है, नीचे से भी खींचा जा रहा होता है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं होती। तो ये सारे के सारे लिक्विड नीचे की तरफ दबे रहते हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है, एक टेंशन सी बन जाती है लिक्विड के ऊपर, जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। और सरफेस टेंशन को मेजर किया जाता है डाइन, ठीक है ना, इसका जो इसमें जो सीजीएस सिस्टम के अंदर है वो है डाइन पर सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में। और इसी का यूनिट अगर आप इसमें देखोगे ना एसआई सिस्टम के अंदर, तो वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। और इसी के बेसिस के ऊपर एक और टॉपिक था कैपिलरी एक्शन, तो एमसीक्यूज के अंदर इस्तेमाल हो सकता है कि कैपिलरी एक्शन लिक्विड की किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, वो होता है सरफेस टेंशन। और कैपिलरी एक्शन क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर मैं एक छोटी सी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब डिप कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो अपने आप ऊपर की तरफ इसके अंदर कुछ शिफ्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है कुछ ऊपर चला जाएगा। ये होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। ये हो गए हमारे पास 5 टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। छठे नंबर पर सॉलिड्स स्टार्ट हो जाएंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं, उनको जहन में रखना है, और क्या क्यों कैसे काम करती है, और इंपॉर्टेंट बात है तो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स, और एटॉमिक का दूसरा नाम ज़्यादा अहम है, उसको याद रखो, ये होते हैं मेटेलिक। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनके क्रिस्टल जो है वो एटॉमिक क्रिस्टल्स ही होते हैं। दूसरे जो होते हैं ये होते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल्स। थर्ड वन कहलाते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स, और लास्ट वन होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस होती है, तो इसको इजीली याद रख सकते हैं। और पता है कैसे याद रखोगे, पानी की वजह से जो बन रहा है ना, यानी कि आइस के अंदर बनता है, आइस की बात अहम याद रखो। और अगर आइस की बात हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ HB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका जो है वो अहम रोल होता है इसके अंदर। बाकी कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर आपने याद रखनी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन के अंदर देख सकते हो, और डायमंड भी जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, और जो ग्रेफाइट है उसमें भी यही बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर जो है वो 120 डिग्री के ऊपर अरेंजमेंट होती है, और 120 डिग्री पर अरेंजमेंट होती है, और इसकी होती है 109 डिग्रीज के ऊपर ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आयनिक क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, कोवेलेंट के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और एटॉमिक या मेटेलिक ये जो है ये एटम्स के दरमियान में क्रिस्टल फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसी वजह से उनको एटॉमिक या क्रिस्टल कहते हैं, ACIM। इससे आप याद रख सकते हो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स को। ठीक है, अब 2 छोटे छोटे से टॉपिक, पहला था आइसोमॉर्फिज्म और फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर आइसो जाहिर करता है सेम को, और मॉर्फ कहते हैं शक्ल को ना, शेप को कर लो, चलो इसको ऐसा कर लो, तो सेम शेप सेम शक्ल, उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि ऐसे के दो ऐसे क्या कहते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जिनका जो है वो शेप सेम होती है, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। और आइसोमॉर्फस है तो एक बड़ी अहम खुसूसियत इसके अंदर पाई जाती है कि इनका सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी वजह से होता है कि जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उनके रेशोज एक जैसे होते हैं, तभी उनकी शक्ल एक जैसी बनती है। और इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास वर्ड मौजूद है, और वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली कहते हैं मोर देन वन, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मोर देन वन, और मॉर्फ कहते हैं शेप को। तो अगेन वही बात हो गई, मोर देन वन शेप हो अगर किसी एक एलिमेंट की, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जिसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, उसको आप लोग जो है वो जहन में रखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट 2 हालात में, 2 शक्लों में हमारे पास पाया जाता है। एक शक्ल होती है ट्राइगोनल, और दूसरी शक्ल होती है इसकी ऑर्थोरोम्बिक। ये अभी आगे बताना भी है कि क्या मतलब है इन शेप्स का, एक तरीकेकार बताएंगे, याद हो जाएगा। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 2 तरीकों से पाया जाता है। जब वो मिलता है हमें कैल्साइट की फॉर्म में तो ट्राइगोनल होता है, और जब वो मिलता है एरागोनाइट की शक्ल में
तो वो ऑर्थोरोम्बिक शेप का होता है। तो एक ही सब्सटेंस है और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रखती है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, उसे हमने नाम दे दिया पॉलीमॉर्फिज्म। और आखिरी बात यह है इस चैप्टर की कि आपको जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी मेन पॉइंट याद रखनी है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की, ये जो 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक को याद रखना सबसे आसान है। क्यूबिक के अंदर क्या खास बात है, तीनों साइडें बराबर हैं क्यूबिक के अंदर, ए बी सी सब बराबर है, और सारे के सारे जो एंगल हैं अल्फा बीटा गैमा, सारे के सारे एंगल कितने डिग्रीज हैं, 90 डिग्री। तो उसको आप इजीली याद रखोगे। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्यूबिक। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, एक जो है साइड वो थोड़ी सी चेंज है, बाकी बराबर है। जैसे ये वाली साइड ज्यादा लंबी है और बाकी जो साइड्स हैं वो बराबर है। एक साइड जो है वो एक्स्ट्रा कुछ लंबी है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए और बी तो बराबर है, लेकिन जो सी है उसकी साइड कुछ डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अभी भी सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्रीज हैं, 90 डिग्रीज। तो इसे कहते हैं टेट्रागोनल। क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल। ये याद रखना आसान हो जाएगा, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर, क्यूबिक। ठीक है, सारे एंगल 90 है लेकिन एक साइड चेंज हो गई, टेट्रागोनल। और इसी से मिलता जुलता तीनों जो है साइड वो कुछ अलग अलग उसकी हो जाए ना, किसी की ज्यादा किसी कम, मतलब सब अलग अलग हैं। ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्रीज हैं। ये बन जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक। तो 3-3 करके याद करो। यहां पर मैंने आपको बताया तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज के हैं। एक में तीनों साइड बराबर है, एक में 2 साइड बराबर है और एक में एक भी साइड बराबर नहीं है। बाकी 4 जो है वो अलग तरीके से समझ लो। अब कोई भी चीज जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, तो वो इजी हो जाएगा पहचानना। ये हो जाएगा हमारा एक और सिस्टम, इसे कहते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर क्या खास बात है कि कोई भी एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता, लेकिन अभी भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। ट्राइगोनल और इसके अंदर यही फर्क है कि उसमें सारे एंगल 90 थे, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्रीज नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते, कुछ डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो वो ट्राइगोनल को शेप बन जाती है। उसके बाद हेक्सागोनल, ये अलग अलग याद रखने वाले हैं। हेक्सागोनल में हेक्सागॉन्स बनते हैं 2। एक ये हेक्सागॉन बना फॉर एग्जांपल, ये एक हेक्सागॉन बन गया, और एक और हेक्सागॉन जो है ना इसके इस तरफ भी बन गया। इस तरीके से एक हेक्सागॉन बन गया यहाँ पर भी। और इनको मिला दो आपस में, इसको इससे मिला दो, ठीक है जी, और इसको इससे मिला दो, फिर एज इट इज इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, इसको इससे। तो ये कौन सी शेप बन गई, ये बन गई हेक्सागोनल शेप। ठीक है, और हेक्सागोनल के बाद मोनोक्लिनिक, फिर आखिर में सबसे अलग बताते हैं। मोनोक्लिनिक की खास बात यह है, मोनो मीन्स 1, क्लिनिक मतलब झुका हुआ। मोनो मीन्स 1 और इसका हो गया झुका हुआ, इंक्लाइंड। तो इसकी क्या खास बात है, कोई भी एंगल कोई भी साइड बराबर नहीं है, 2 एंगल 90 डिग्रीज है। अल्फा और बीटा समझ लो 90 डिग्री के बराबर है, और गैमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। एक तरफ ये झुका हुआ है, सिर्फ एक तरफ झुका हुआ है, बाकी के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। तो ये मोनोक्लिनिक है, एक तरफ झुका हुआ, मोनो से याद रखोगे। और आखिर में हमारे पास आता है एक ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की खास बात यह है, सब कुछ डिफरेंट है इनका, ऑल डिफरेंट। ये याद रखने के तरीकेकार बता रहा हूँ, सही है। समझना है तो लेक्चर पे जाओ, पूरी तफसील से मिलेगा। यहाँ पे बोलोगे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी सिर्फ जस्ट जहन में बिठाने वाली बातें बता रहा हूँ। ट्राइक्लिनिक में सारी साइड्स डिफरेंट हैं, सारे एंगल्स डिफरेंट है, तो वो कहलाता है ट्राइक्लिनिक। ओके, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और उनको याद रखने का तरीकेकार थोड़ा बहुत जहन के अंदर बिठा लो इसको। चैप्टर नंबर 3 अहम चैप्टर है और काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन उसमें से जो अहम है, जिनको आपने जहन में रखना है, याद रखना है, उनको बताए थे। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो 2 बातें हैं आप याद करें, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, जस्ट उनको रट लो। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, और वो हो भी जाएंगी, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिरी दिन भी याद करने बैठोगे तो याद हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज याद करो, अल्फा बीटा गैमा। 5 मिनट लगेंगे अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज याद करने में। जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है ना, वहां पे जाओ, टेक्निक से बताई हुई उसके अंदर। इसी तरीके से जब आप आओगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, यानी कि चैडविक के एक्सपेरिमेंट पे, तो चैडविक का एक्सपेरिमेंट याद करोगे। और एक बड़ी अहम उसके अंदर जो काम हो रहा होता है कि बेरिलियम पे हमने जो बम्बार्टमेंट करी, उसमें होते हैं बेरिलियम के ऊपर बम्बार्टमेंट करते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स की।
तो नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में बनता है कार्बन और प्रोड्यूस हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये इक्वेशन को बैलेंस करना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास होता है 9। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। कार्बन फॉर्म होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। अब बैलेंस करो, 4 + 2 6 तो आ गया, तो यहाँ पे 0 बचेगा। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और मास उसके पास 1 होता। अब देखो बैलेंस हो गया, 9 और 4 ये कितने हो गए 13, और 12 और 1 ये हो गए 13। चार्टे का एक्सपेरिमेंट याद करो और इस इक्वेशन को याद करो, एम हो जाएगा। उसके बाद प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ के मुताबिक एनर्जी इमिट होती है फ्रॉम बॉडी, हॉट बॉडी जिसे हम ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स जिसे कहते हैं क्वांटा। इसके मुताबिक ये एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और ये बराबर आता है E = hf। ठीक है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, f फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, ये प्लैंक्स लॉ के अंदर यूज होता है। और प्लैंक्स लॉ के बाद जो है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ 5, क्योंकि अब आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज करना है। जो पॉस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के ना, उसको रिवाइज कर लेना, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि अगर डेरिवेशन आएगी तो साथ में ये भी सवाल आएगा कि आप पॉस्टुलेट बताइए बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। तो वो सारे से हैं, बहुत ही सिंपल से 3-4 याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जब वो एक उससे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो फिर उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर ऊपर जाना होगा तो एनर्जी हासिल करनी पड़ेगी, और अगर लोअर लेवल में आना होगा तो एनर्जी लॉस होगी, तो ही मुमकिन है। एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक ये सब याद कर लेना है इसका ना। और फिर इसी टॉपिक के अंदर नंबर 5 के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला जो है वो Rn होता है, बराबर होता है n² h² डिवाइडेड बाय 4 π² m ze²। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, z आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट और h प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर फॉर्मूला चाहिए ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए En लिख देंगे, हमेशा माइनस में होती है 2 π² m z² e4 डिवाइडेड बाय n² और h²। ये ऊपर नीचे होते हैं रेडियस और उसमें एनर्जी के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये सब न्यूमेरिकल भी में भी दे सकते हैं और ड्राइव करने के लिए भी आता है। अगर हमें फॉर्मूला चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है हमारे पास 2 π² m z² e4 ओवर h³ आता है, और साथ में आता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम करनी है, बल्कि आप मालूम करना चाहते हैं अगर वेव नंबर, तो वेव नंबर वैसे बराबर होता है किसके, वेव नंबर बराबर होता है इसको इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, बाहर लगा के, और नहीं तो 1/λ के बराबर भी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है RH राइडबर्ग्स कांस्टेंट, Z आपको पता है एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर। चारों के चारों फॉर्मूले जहन के अंदर रखो। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर बारी आ जाएगी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको रिवाइज कर लेना। मैं इधर क्या बताऊं, फॉर्मूला थोड़ा बहुत इसका जहन में रख लेना कि अगर किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है पोजीशन में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी को, तो ये जो एरर आता है ये हमेशा ज्यादा आता है या बराबर आता है h/2 के। ठीक है, ये हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और सबसे अहम क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स का सबसे अहम रोल है। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल कहते हैं अहम को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से जाहिर किया जाता है। दूसरा कहलाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से शो करते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और ये होता है तीसरा जो आता है वो होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक M से कॉमनली शो कर देते हैं। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होती है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो या तो पॉजिटिव हाफ होता है या नेगेटिव हाफ होता है।
तो इस तरीके से जो है ना 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं हमारे किसी भी उसको स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 3D, तो इसका मतलब ये इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो जो ऑर्बिट आ रहा है वो कौन सा वाला आ रहा है हमारे पास, वो हमें इससे पता लग जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि n की वैल्यू 3rd आ रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 है। और फिर ये जो आ गया हमें, ये जो मिल गया हमें l हमें यहाँ से d की वैल्यू को शो कर रहा होता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है और f हो सकता है, जिससे हम ब्लॉक का भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फायदा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जितने भी फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं ये एस ब्लॉक आता है, यानी कि यहाँ पर हम देख के अंदाजा लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3D है तो 3D यहाँ लाई कर रहा है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि उसका ताल्लुक कौन से पीरियड से आ रहा है, कौन से ग्रुप से आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ वाले जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ वाले हमेशा s पे ख़त्म होते हैं और यहाँ वाले हमेशा 4f या 5f पे ख़त्म होते हैं। तो आपने इस तरीके से याद रखना है। और याद रखो s जो है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, p जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, d जो है वो 3 से स्टार्ट होता है और f स्टार्ट ही 4 से होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा 8, ये सबसे अहम काम आ गया हमारे पास। 8 में जो सारे के सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, इनकी ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ ना, दुआएं देते फिरोगे कि बेहतरीन काम बता दिया। ट्रेंड सिर्फ आज एक तस्वीर, एक वैल्यू के जरिए याद करवाते हैं आपको। देखो ये आ गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कौन कौन सी हमारे पास खुसूसियात आ रही हैं वो मैं आपको बताऊं ना। सबसे पहले देखिए, हमें जो जो कुछ कैलकुलेट करना है उससे आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, एक सेंटेंस याद रखना है। समझ लो एक लड़की याद रखनी है आपने, एक ऐसी लड़की जिसका नाम एनी है। तो वो आपसे कहती है कि आई एम एनी, स्पेलिंग में यही वाली लिख रहा हूँ भाई, बस इससे आप इजीली याद रखें। आई एम एनी, इससे जो है ना आप इजीली याद कर पाओगे। आई किसको शो करता है, ये शो करता है आयनाइजेशन को, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एम शो करता है इसके मेटेलिक कैरेक्टर को, कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ये सारे के सारे भी बताता हूँ ना। ए शो करता है उसके एटॉमिक साइज को, एन शो करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो लो एन आप हटा भी सकते हो, सिर्फ मेटेलिक याद रख लो तो उसका उलट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, और ई से आगे हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो है ना प्रॉपर्टीज, और ये क्या क्या होती है ये जाके लेक्चर में देखो। यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेंड समझा रहे हैं आपने किस तरीके से करना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर दो ऐसी चीजें हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन इस तरह चलती है और ये सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बाकी सब सेम डायरेक्शन में। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक छठी लाइन बना लेते हैं। अब आप पता क्या याद रखिए, आप याद रखिए कि ये आ रहा है सबसे पहले हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, और मेटेलिक कैरेक्टर उल्टी साइड पे होता है, ये आ गया मेटेलिक के लिए, ये आ गया एटॉमिक साइज के लिए आई एम ए नी, ये आ गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये आ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एरो की डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो वो चीज इंक्रीज होती है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे मतलब पीरियड वाइज अगर हम देखें तो जो आयनाइजेशन एनर्जी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो देखो एरो इसी तरफ जा रहा है, ऐसे जाने पे बढ़ेगी, समझ गए। और अगर ऐसे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं। तो आपको एक ही लाइन से भी याद हो गया है पीरियड्स के लिहाज से। अब देखो ग्रुप्स में कैसे वेरी करेगा, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो, एरो के अपोजिट जा रहे हो, यहाँ पे एरो ऊपर जा रहा है और आपका एरो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज होगी। और अगर एरो आप ऊपर की तरफ बनाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी का एरो आपने ऊपर की तरफ बनाया, तो ये भी एरो ऊपर जा रहा है, ये भी एरो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक साइज के लिए ना, एटॉमिक साइज के लिए बताते हैं। लेट से आपको एटॉमिक साइज डिस्कस करना था, तो वो एटॉमिक साइज नीचे की तरफ आ रहा है, सिर्फ दो ही उल्टे होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज नीचे की तरफ जा रहा है एरो, और उल्टे हाथ पे ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है एरो, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे ही इंक्रीज होता है, यानी कि ऐसे करके इंक्रीज होगा और ऐसे करके इंक्रीज होगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई
पीरियड वाइज एटॉमिक साइज तो आप बोलेंगे डिक्रीज होगा क्योंकि उल्टा एरो आ रहा है, और ग्रुप वाइज जो है बढ़ेगा, यानी सबसे बड़ा जो एटम होगा वो फ्रांसीसियम का आपको नजर आ जाएगा इजीली। ठीक है ना, आई होप ये जो बात है ना आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेंड आप इसके जरिए याद करो, क्या बेहतरीन याद होगा। आप देखिए IMNE सिर्फ आपने ये याद रखना है, और बाकी सारी बातें आप समझ जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना कमेंट में, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे बताने की। अब आखिरी काम है हमारे पास, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए भी एक आसान सी फिगर है, पहले वो देखो। ऑफ प्रिंसिपल जो है ना उसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो देखो ये जो फिगर बनी हुई नजर आ रही है ना, बहुत ही आसान सी फिगर है, इसके जरिए जो है वो इजीली आप ज्यादा आसानी से याद रखते हो। बुक में जो हमारे तरीकेकार बताया उससे ज्यादा आसानी से आप इसको याद रखोगे। सिर्फ आपने क्या याद रखना है, इस फिगर को जहन के अंदर रखना है। तो 1 और 2 तो पहले आएगा, 1s आएगा, 2s आएगा, फिर आप देख लें उसके बाद जब 1 और 2s के दोनों हो गए, अब p की बारी है। p 1 से स्टार्ट नहीं होता, p 2 से स्टार्ट होता है, तो 2p आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ गया, उसके बाद अब जाहिर सी बात है 3s की बारी आएगी। 3s के बाद अगली बारी आ जाएगी हमारे पास 3p की। अब p पूरे हो गए ना, ठीक है, s भी आ गया, p भी आ गया। अब किसकी बारी आनी चाहिए, अब इसी तरीके से आप चले जाएं, 4s की एनर्जी, फिर 3d की एनर्जी, 4p की, 5s की, 4d की और 4f की। ये फिगर इससे भी याद रख सकते हो, और बुक वाला भी बना के रख सकते हो ना, इससे आप इजीली याद कर लोगे ना। और ये सब याद करने के लिए आपको n+l रूल पता होना चाहिए। n+l रूल में यानी कि n और l की वैल्यू को एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ऐड करते हैं, जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसको फिल करते हैं पहले। इसी तरीके से जो हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है उसको इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जगह हासिल करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर बस के अंदर ट्रेवल करोगे तो आपकी कोशिश होगी कि आपकी सीट अपनी हो, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उनका ऑर्बिटल अपना हो। तो जब भी हम फिल करते हैं, मिसाल के तौर पे चलो कार्बन को फिल करते हैं, कार्बन 6 है ना इसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 1s ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, s के अंदर 2 आते हैं, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर आ जाते हैं 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरीके से फिर हम चले जाएं sp_d पे चले जाएं, तो अब हमारे पास हो गए 5 और ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी तरीके से 7 sp_df 7 और ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आपने याद रखना है। ठीक है ना, तो हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी में आपको एक्चुअली बता रहा था, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2p की बारी आएगी ना, जैसे ही 2p की बारी आएगी तो p के पास 3 है ना जगह, ये देखो, ये जो पूरा का पूरा बनता है ये शेल कहलाता है। शेल के अंदर सब शेल्स बनते हैं, जैसे कि 2s और 3p आ गया। और ये जो सब शेल्स होते हैं इसके अंदर ये सारे के सारे ना अपने अपने ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, px होगा, x में होगा, y में होगा, z में होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन इधर फिल होगा, 1 2 3 4 5, और फिर एक इधर आएगा। हर एक को अपना अपना ऑर्बिटल चाहिए भाई। तो इसी वजह से फिर आप वैलेंसी भी फाइंड कर पाओगे कि यहाँ पे 2 वैलेंसी होती है। तो फिल करोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और ये कितना हो जाएगा 2px1 और 2py1। इस तरीके से बनती है इसकी ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, और हाँ, फॉर्मूलों के लिए एक बनाया था, उसको भी देखो। ये देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n शेल के अंदर फाइंड करने हैं तो n² इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सब शेल में जो आते हैं, सब शेल में l ही आएगा। जब भी बात सब शेल की होगी तो l आएगा, और जब भी शेल की बात होगी वहां पर n आएगा। तो फॉर्मूला याद रखना आसान है। नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होते हैं, n से मालूम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में कितने होते हैं, 2l+1, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो 2l+1 से आता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। शेल वाले फॉर्मूले में हमेशा n आता है और सब शेल्स फॉर्मूलों के अंदर हमेशा l आता है, l। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जब आप स्टडी करोगे, सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक है और वो है डायपोल मोमेंट का। ठीक है, डायपोल मोमेंट कैसे मालूम करनी है ये बात आप समझ लो पहले, ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए।
तो डायपोल मोमेंट इजीली हम लोग मालूम कर सकते हैं, म्यू से जाहिर करते हैं, और वो सीधा सीधा क्या होता है कि जो भी चार्ज है किसी आइटम पे उसको मल्टीप्लाई कराना है उनके दरमियान में डिस्टेंस पे, ठीक है ना। चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, डिस्टेंस से, और चार्ज को ई से जाहिर करते हैं, डिस्टेंस को डी से जाहिर करते हैं। तो डायपोल मोमेंट जैसे म्यू से शो करते हैं वो हो जाएगा ई इंटू डी के बराबर, ठीक है ना। तो एस आई यूनिट क्या बनेगा, अगर इसका एस आई यूनिट बनाना है तो इसका एस आई यूनिट कॉमन सा है, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है, चार्ज होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसका जो एस आई यूनिट बनेगा वो कूलम मीटर बनेगा। लेकिन जो सीजे सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है वो है डी बाई, ठीक है, डी बाई के नाम पर है, और 1 डी बाई बराबर होता है, ये वैल्यू याद रखना एमसीक्यूज के लिए, 3.35 10 रेज टू द पावर -30 कूलम मीटर के, ठीक है। इस वैल्यू को भी याद रखिएगा, एक डी बाई कितने कूलम मीटर के बराबर होता है। डायपोल मोमेंट जो है वो बताता है कि कितना, मूवमेंट किसे कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं रोटेशन को, और डायपोल कहते हैं जिसमें दो पोल होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है चार्ज इनटू डिस्टेंस से हम लोग मेजर कर लेते हैं, और इसी को हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 में एस कपल भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन वहां पे फोर्स के लिहाज से था, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ चार्ज है, ठीक है। अच्छा, कुछ के नाम आपने याद रखने जिनकी जीरो डायपोल मूवमेंट होती है, जीरो डायपोल मूवमेंट जिनकी है उनके कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है ना आपने याद रखने, ताकि कभी कभार अगर एमसीक्यूज के ऑप्शन में आए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। H2 लीनियर स्ट्रक्चर है, नो डायपोल मूवमेंट। इसी तरीके से Cl2 लीनियर स्ट्रक्चर है, नो डायपोल मूवमेंट। CCl4 चारों तरफ से बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी डबल बॉन्ड होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। फिर एक साइंटिफिक रीजन भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 की जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो है। तो उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ की जो डायपोल मूवमेंट है और यहाँ की जो डायपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन जब हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो होता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो डायपोल मूवमेंट होता है वो होता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड। जो इसका तो जीरो होता है और इसका जीरो के बराबर नहीं होता, इस बात को जहन में रखना है, ठीक है ना। पहला टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, विच इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल के अंदर मेजर करते हैं। और याद रखिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, कब, जबकि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये अहम बात है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर आप क्या देखोगे, फिर हमें रिलीज होने पर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और बड़ी अहम बात, जो ट्रिपल बॉन्ड की होती है बॉन्ड एनर्जी वो ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और उसकी एक खास वजह भी है, जितना बॉन्ड बनता चला जाता है ना, अगर कार्बन कार्बन के डबल में दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो उनके दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा होता है, बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता। डबल बॉन्ड के अंदर करीब आ जाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो और ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, जो जाहिर करता है कि अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये हो गया, याद रखने हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी को। तीसरा टॉपिक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है, इसको जहन में रखना है। तो याद रखिए, कभी भी अगर आप लोग सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है, तो याद रखो जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, अगर फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्नल बॉन्ड हमेशा जो है ना वो सिग्मा ही होगा। अगर मिसाल के तौर पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना, आपने याद रखना है। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो लेटरल के अंदर यानी कि साइड बाय साइड तो वो बन जाता है हमारे पाई बॉन्ड, ठीक है ना। ये अहम बातें जो इससे रिलेटेड आपने याद रखनी है। इसके अलावा चौथे नंबर पर अब आप जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल या हाइब्रिडाइजेशन, दोनों को एक साथ समझाता हूँ क्योंकि बहुत ही रिलेटेड है।
हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 किस्म की होती है। एक होती है sp, एक होती है sp2, एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ चुके होगे, लेकिन मैं सिर्फ याद रखने का तरीकेकार ही बताऊंगा आपको, इजीली याद रख पाओगे आप। ठीक है, sp जो होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आ जाएं sp2 में, तो sp2 में 120 डिग्री होता है, पंखे की तरह। पंखे जैसा है ना पंखा, हो तो आप ऊपर देखो फौरन नजर आ जाएगा, 3 पंखड़ियां नजर आ रही हैं 120 डिग्री के ऊपर, और ये होती हैं ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है। और ये जो है वो 109 अप्रोक्सीमेटली डिग्रीज पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, और ये सब होते हैं टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल कहलाते हैं। अच्छा, टेट्राहेड्रल के अंदर अभी चलो ऑप्शन में मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अहम बात बतानी थी। इधर तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल के अंदर आप सपोज कर सकते हो, लेट से इथाइलिन हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, और BeCl2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक तरफ बेरिलियम, बीच में बेरिलियम है और दोनों तरफ जो है वो क्लोरीन होंगे, तो ये आ गया बेरिलियम। इस तरफ भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, तो ये 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कॉमन हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, इथिन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, और BF3 हो जाएगा। BF3 के अंदर भी यही है कि यहाँ पर सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है वो बोरॉन का है, और जो फ्लोरीन है वो आपको नजर आ जाएंगे 180 डिग्रीज पर, तो जो 120 डिग्रीज पर। इसी वजह से वो पंखे जैसी शक्ल बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर sp3 तो बहुत कॉमन है, मीथेन के अंदर नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मीथेन के अंदर आपको कैसी शेप नजर आएगी, टेट्राहेड्रल नजर आएगी, और ये प्लेनर शेप नहीं होती है, बल्कि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाती है। अब उसको कैसे बनाए, 3D फॉर्म है, बहरहाल आपको मालूम है किस किस्म की होती है ये। लेकिन हाँ, इसी के ऑप्शन के अंदर आपको बुक में भी नजर आएगा, NH3 भी नजर आएगा और H2O भी नजर आएगा, वाटर और NH3। जब भी मैंने एक ऑप्शन के अंदर जो है ना आपको टेट्राहेड्रल भी लिखवाया था, वहां पर ना MCQ जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो बच्चों ने बोला कि सर ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। एक्चुअली बात यह है कि वो दोनों ऑप्शन एक साथ होने ही नहीं चाहिए। अगर आप टेट्रा एक्चुअली शेप देखी जाए अगर इनकी, तो वो टेट्राहेड्रल ही होती है, जब भी बुक में टेट्राहेड्रल में आ रही है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये जो एंगल होता है 109 से वो थोड़ा सा शिफ्ट होके 107 हो जाता है। ठीक है, और वाटर के अंदर भी वो शिफ्ट होके 104.5 समथिंग हो जाता है। एक्चुअल शेप टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन थोड़ा सा जो बेंट आ जाता है या एंगुलर शेप आती है। तो अगर तो ऑप्शन के अंदर एंगुलर आ रहा है, तो भाई उनको फिर टेट्राहेड्रल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो शेप है वो टेट्राहेड्रल की ही एक एंगुलर फॉर्म है। ठीक है बहरहाल, लेकिन अब देख लो, ऐसा पेपर में तो बहरहाल नहीं होगा। ठीक है ना, इनको जहन में रखना है। और आखिरी जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, कोवेलेंट सेल की होती है। और इसमें जो अहम बात आपने याद रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी, वो है 20 से लेकर 40 किलोजूल पर मोल। ब्रेक करना आसान है, क्यों ब्रेक करना आसान है, क्योंकि कोवेलेंट हालांकि आयनिक से भी हल्का होता है, लेकिन कोवेलेंट की एनर्जी 100 से लेके 500 तक होती है, 150 कर लो, किलोजूल पर मोल। ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी होती है। तो जाहिर सी बात है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी है वो कम है, जो जाहिर करता है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। अच्छा, इसी बॉन्डिंग की वजह से आप देखेंगे एक खास किस्म का एक्सपेंशन होता है, जिसे कहते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के अंदर, या जो भी लिक्विड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, उनमें एनॉमलस एक्सपेंशन पाई जाती है। एनॉमलस एक्सपेंशन से क्या मुराद है, देखो अगर किसी चीज बॉडी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और मैं उसको लो करके 0 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ, तो एक्चुअली उसको क्या होना चाहिए, एक्चुअली उसको होना चाहिए कंप्रेस, उसूलन, क्योंकि मैं हीट ले रहा हूं उससे, तो कंप्रेस होना चाहिए। लेकिन वाटर जो है एक अजीब व गरीब बेतरतीब, एनॉमलस कहते हैं बेतरतीब को, बेतरतीब बिहेवियर शो करता है कि जब भी हम उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाते हैं, तो वो कंप्रेस होने के बजाय एक्सपेंड कर जाता है। और यही जो एक्सपेंशन है वो क्या कहलाती है, कहलाती है एनॉमलस एक्सपेंशन, जो कि क्लियरली वाटर शो करता है। तो एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है, जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करोगे तो उसका भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादातर टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 आपको मिल जाएगा, मेन बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनको रिवाइज करो। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इंटेंसिव और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सटेंसिव, ये आपने जहन में रखना है। इंटेंसिव वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं,
इंडिपेंडेंट होती हैं, और एक्सटेंसिव जो है ये डिपेंडेंट होती हैं। किस चीज पर? ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। असल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। क्या मकसद? मिसाल के तौर पे किसी बॉडी की अगर डेंसिटी है तो मास ज्यादा हो कम हो डेंसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी डिपेंड करती है बेसिकली। टेम्परेचर सब्सटेंस पे चेंज नहीं होता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ इंथैल्पी चेंज होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। तो ये जो है वो डिपेंड करने वाली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये ना डिपेंड करने वाली के कौन सी प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हमारे पास आता है इसी चैप्टर के अंदर, ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी किसी बॉडी को हीट दी जाती है तो वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। क्यों हीट है? एक तो सिस्टम काम करता है और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आता है। यह है अमाउंट ऑफ हीट, यह है वर्क डन, और यह है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। और अगर इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी बराबर होती है कितनी हीट दी उसमें से माइनस कर दो वर्क डन को, ठीक है। अच्छा, दो काइंड्स के प्रोसेस भी इसके अंदर है, उनको भी आपने जहन में रखना है। आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक है। अब यहां पे आपको बताऊं, आइसो के मीनिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं। आइसो का मतलब होता है सेम, और ये जो वर्ड है ना बार का मतलब होता है प्रेशर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो याद रखिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हमारी यही जो है ना, इस फॉर्म को लिख लो, इसको लिख लो, एक ही बात है, चलो इसको लिख देते हैं। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वो कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में और बराबर होती है पी डेल्टा वी के। और पी आना ही, देखो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन पी एक ही लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी तो पर ये लिखा हुआ है सेम प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक, इसके बारे में याद रखना कि आइसोकोरिक प्रोसेस की खास बात यह कि जब भी हम हीट देते हैं तो वो सीधी सीधी कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि आइसो मीन्स सेम और कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो याद रखो चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर होगा। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। जब वर्क डन जीरो होगा तो जाहिर सी बात है सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट जो हम देंगे वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले जहन के अंदर रखने हैं। और फिर इसी चैप्टर के अंदर तीसरा अहम टॉपिक होता है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। यहां पर आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो उसका क्वेश्चन है ना, जो सॉल्व करने का तरीकेकार था, यानी कि आपको जो है वो हेसिस लॉ कहता क्या है बेसिकली, कि आप जो है वो किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं दूसरे रिएक्शंस की इंथैल्पीज के जरिए, उनके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो बस वो उसका जो न्यूमेरिकल है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और याद ये रख लेना कि डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है, पहले ही बता चुका हूँ, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एंडो एंड और नेगेटिव होता है एक्सो के लिए, और एक्सो का मतलब होता है आउट और एंडो का मतलब होता है इन, ठीक है ना। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होता है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 ये भी बड़ा अहम है और इसके अंदर बहुत अहम बातें उनको जहन में रखना है। सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को याद रखोगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रिएक्शन हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल है। केसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट है एम जिसके एम मोल्स हैं और इसके एन मोल्स हैं बी, और यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और इसके एक्स मोल्स बन रहे हैं सी के और इसके वाई मोल्स बन रहे हैं डी के, तो कभी भी हम केसी अगर मालूम करते हैं तो केसी बराबर होता है जो प्रोडक्ट्स की रेट है, जो प्रोडक्ट्स का रेट है उसको डिवाइड कराते हैं रिएक्टेंट के रेट से, ठीक है। तो प्रोडक्ट का क्या और लिखते किस तरीके से एक्टिव मासेस को, सी लिखेंगे तो इसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसकी पावर, डी लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर ए लिखेंगे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, और बी लिखेंगे तो उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो K1 अपॉन K2 आता है या Kc आ जाता है, एक ही बात है। और इसी के जरिए जब मालूम करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स होगा या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो उसके लिए भी तीन शराइत हैं।
आप इनिशियल कंडीशन मालूम करते हो, प्रोडक्ट लिख दूं शॉर्ट में ना, प्रोडक्ट्स की अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हो और उसको डिवाइड कराते हो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और वो आपकी जो Kc की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो अप रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स को खत्म करने की कोशिश करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और हमें किसी तरीके से चाहिए कि हमें जो है वो रिएक्टेंट्स मिले, तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड केस ये निकलता है कि अगर यही जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय ये इनिशियल आ रही है कंसंट्रेशन, और जो रिएक्टेंट्स हैं और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये कम हो जाए Kc से। ठीक है, तो यानी कि अब जो फॉरवर्ड, यानी कि अब जो है ना प्रोडक्ट को खत्म करने का वक्त है, यानी कि रिएक्शन पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको खत्म करे। प्रोडक्ट को खत्म करने का मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या राइट साइड की डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो ये जो पूरा का पूरा है, यानी कि प्रोडक्ट जो है इनिशियल, प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन वो बराबर आएगी Kc के, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो ये अहम बातें जिनको आपने जहन में रखना है फॉर लॉ ऑफ मास एक्शन। और ठीक है ना, और बड़ी एक अहम, मतलब तकरीबन समझ लो सबसे अहम बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो उनको आपने समझना है। सबसे पहला, कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होता है तो याद रखिए, इसके मैं एक तरीकेकार बताता हूं याद रखने का। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ये मैं लिख रहा हूं फॉर रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ऐड कर दें, ठीक है, मैं रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ा दूं, तो नतीजे में क्या होगा, उन रिएक्टेंट्स को खत्म करने के लिए रिएक्शन तेज होगा। अगर मैं रिएक्टेंट्स ऐड कर रहा हूं तो रिएक्टेंट्स को खत्म करने के लिए प्रोसेस तेज होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका उल्टा कर लो, कम होगा तो रिवर्स में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा हूं तो अब प्रोडक्ट खत्म होने की कोशिश करेगी, प्रोडक्ट खत्म होने के लिए उसको रिवर्स में जाना पड़ेगा, तो ये हो गया रिवर्स। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप जहन में बैठाओ, बेहतरीन जो है वो याद रहेगा आपको। नंबर 2, अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। किसी रिएक्शन में प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो याद रखिए, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो नतीजे में रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां पे कम मोल्स है, जहां पर आपको कम मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कि कहाँ का अमाउंट जो है वो ज्यादा है। इसी तरीके से टेम्परेचर के चेंज को अगर देखें कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए आप जितने कूल रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, गुस्सा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बस ऐसे ही एडवाइस भी है, और इसको याद भी रखोगे, जितना आप सिस्टम को कूल डाउन करोगे उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। जैसे आप अगर कूल डाउन रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर आप इसको हॉट अप करोगे यानी कि उसको हीट दोगे, हीट अप करोगे, तो नतीजे में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वो हो जाएगा रिवर्स। तो बस इस लॉजिक के जरिए इसको याद रखना कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो कूल डाउन हो जाता है। और चौथा और आखिरी, कैटेलिस्ट को ऐड करके क्या फर्क पड़ेगा। याद रखिए, कैटेलिस्ट के ऐड होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड फास्टर, ठीक है ना, जल्दी आ जाता है इक्विलिब्रियम। बस कैटेलिस्ट से ये फर्क पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 7 बताते हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कौन कौन सी अहम चीजें जो आप लोगों ने रिवाइज करनी है। पहला टॉपिक इसके अंदर हाइड्रेशन का आता है,
हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब एक सिंपल लफ्जों में अगर मैं बताऊं, किसी सब्सटेंस के अंदर अगर हम ऐड कर दें वाटर तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। किसी भी सब्सटेंस में पानी को ऐड करना हाइड्रेशन कहलाता है। और याद रखिए जो हाइड्रेशन है ये डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, कि एटम के ऊपर कितना चार्ज है, और एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो उसके एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। साइज जितना कम होगा, चार्ज उतना करीब होगा, इट मीन्स चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझे बात? साइज जितना कम होगा, चार्ज उतना करीब होगा, यानी चार्ज उतना इफेक्टिव होगा, हाइड्रेशन प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना, हाइड्रेशन की खुसूसियात। नंबर 2, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर कैटाइन या एनाइन या दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। और ये क्यों रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू चेंज पीएच। ये पीएच को चेंज करना चाहते हैं। अगर पीएच को चेंज करना चाहें, कैटाइन और एनाइन वाटर के साथ रिएक्ट करें, इट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी। और तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली किसको शो करता है? ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है फॉर्मल चार्ज। कौन सा फॉर्मल चार्ज है? उस वक्त उसके ऊपर कितना चार्ज है, नॉट रियल चार्ज, ये उसको शो करता है। रियल नहीं है, फॉर्मल चार्ज है। किसी भी अगर आयन के ऊपर तो वो ये बता देगा, किसी भी एटम के ऊपर तो वो बता देगा। मिसाल के तौर पे 2 मिसालें कोई सी देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। पोटेशियम क्रोमेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे क्रोमियम का मालूम करना है तो एक तरीके का है। फॉर एग्जांपल क्रोमियम था, मुझे क्रोमियम का मालूम करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है ना। और हाँ, ऑक्सीडेशन के लिए एक बड़ी आसान सी बात है, बल्कि वो अभी नहीं, इसके बाद बताना है, रुक जाओ, पहले इसको देख लें। तो क्रोमियम को अगर मालूम करना है तो देखो, हमें ऑक्सीजन का पता है, पोटेशियम का पता है, ओवरऑल इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज से मुराद मेरी वैलेंसी है, उसको याद रखना। पता चला बोलो सर बोल रहे हैं चार्ज 1 और 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्रोमियम। क्रोमियम का बेसिकली हम मालूम करना चाह रहे हैं तो अभी हमें नहीं पता। हाँ, ऑक्सीजन का हमें पता है O7, ऑक्सीजन का हमें पता है Cr2O7, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई में इसके साथ 2 आना चाहिए, और फिर प्लस ऑक्सीजन के बारे में मालूम है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन का होता है -2, और -2 होता है, और ये मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा हुआ है, ये पूरा आना चाहिए बराबर 0 के। तो देख लो क्या वैल्यू बनी, ये हो गया 2 + 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम का आ जाएगा, और ये हो गया -14 = 0। ठीक है, रीअरेंज करो, रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा, इधर आके +14 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 2 टाइम्स यहाँ पे क्रोमियम है, तो ये हो गया 14 - 2 12, और क्रोमियम की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 6। याद रखिए अभी फिलहाल जो फॉर्मल चार्ज है क्रोमियम के ऊपर वो 6 है, हमेशा नहीं होता, लेकिन जो फॉर्मल चार्ज है वो इतना ही है। ठीक है, इसी तरीके से एक और मिसाल है, उसको भी देख लो। C2H6O कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं कार्बन की वैल्यू। तो देख लेते हैं कि कार्बन के क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो फिर वही बात है, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन और +6 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 टाइप ऑफ ऑक्सीजन = 0। ये 0 के बराबर आ रहा है। एक मिसाल चलो मैं आयन वाली बता दूंगा, 0 के अलावा वाली। तो कार्बन की चाहिए हमें, हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, ऑक्सीजन की होती है -2। तो रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा तो जाके 2 - 6, और 2 टाइम्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, 2 - 6 कितना हो गया? 2 - 6 हो गया -4, और सी की वैल्यू चाहिए डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -2। तो इस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 हो जाएगा। और इसी तरीके से MnO4 नेगेटिव, इसके अंदर हम जो है ना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं मैग्नीज की। तो क्या वैल्यू बनेगी? अब इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। Mn की वैल्यू हमें चाहिए, और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या पता है? -2 होता है, मैग्नीज इस तरफ आ गया, -1, ये हो जाएगा -1, और ये -8 होगा, इधर जाके हो जाएगा +8। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 7।
ठीक है, 7 वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो थोड़ा सा चलो रिवाइज भी हो गया जल्दी जल्दी, अगर नहीं भी पता था किसी को तो इसको देख के इंशाल्लाह समझ जाएगा। फिर चौथा हमारा उसका था इंडिकेटर्स का ना, इंडिकेटर्स का टॉपिक था, इसको भी याद रखना है। इंडिकेटर्स के अंदर देखो मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ, उसके जरिए ना बस जहन में बैठा लो क्या बनेगा। सबसे पहली बात यह है कि ऑल रेड इन एसिड, एसिड में डिप करते हैं तो सबके सब रेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके, एक्सेप्ट फिनोफ्थिलीन, जो कि कैसा होता है, जो कि होता है कलरलेस। ठीक है, और फिनोफ्थिलीन के लिए एक और बात याद रखो, सिर्फ फिनोफ्थिलीन जो है ना वो बेस में जाके पिंक हो जाता है, अदरवाइज वो एसिड में भी कलरलेस रहता है और न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है। तो फिनोफ्थिलीन का मसला तो यहाँ पे हल हो जाएगा। दूसरा जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है उसको भी आप याद रख सकते हो। मिथाइल ऑरेंज को कैसे याद रखोगे मैं आपको बताता हूं। मिथाइल ऑरेंज को ऐसे याद रखो कि हम जो पूरा बनाते हैं ना वो हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, एसिड बेस और उसके बाद न्यूट्रल, इस तरीके से बनता है ना। तो अब सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर एक आ रहा है वाई, जो कि येलो को शो करता है। ठीक है, वाई फॉर येलो। तो येलो किसके अंदर हो रहा है, येलो हो रहा है बेस के अंदर। एसिड का मसला तो वैसे ही हल हो गया ना, एसिड का मसला तो वैसे ही हल हो गया कि वो रेड ही होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर येलो होता है और ऑरेंज होता है जब वो कहाँ होता है, न्यूट्रल में। तो वाई से येलो याद रखो, ऑरेंज से न्यूट्रल होगा, सीधा सीधा याद रख लोगे। और आखिरी बात जो यूनिवर्सल वाले की है और लिटमस पेपर, उसको भी जो है ना एक तरीके से आप याद रख सकते हो, वर्ड्स याद रखने हैं, बाकी अगर याद नहीं है तो। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है आरपीजी, पहले ही बता चुका हूं, आरपीजी से आपने याद रखना है रेड पर्पल ग्रीन, रेड पर्पल ग्रीन और रेड ब्लू पिंक, ये आ गया हमारा लिटमस। लिटमस का ऑलरेडी पता तो है, एसिड के अंदर तो खैर रेड ही होता है और फिर रेड ब्लू और फिर इसी तरीके से पिंक हो जाता है। तो आप जो है वो ये याद रखेंगे इंडिकेटर्स की वैल्यूज, एमसीक्यूज के अंदर हेल्पफुल होंगी। और फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहली जो अहम बात आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम जो हो रहे हैं, कितना किस जल्दी के साथ उसके अंदर चेंज आ रहा है, डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है उनकी जो कंजम्पशन हो रही है वो कितनी हो रही है और डिवाइड बाय आप टाइम कर दोगे। और अगर इसी की वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी में एक फर्क आएगा, वो ये है कि एट एनी इंस्टेंट निकालते हैं, किसी लम्हे निकालते हैं। तो किसी लम्हे निकालते हैं तो बहुत ही कम चेंज होता है। ये जो रेट में कह रहा हूँ ना, बेसिकली ये चेंज सही वर्ड है इसके लिए। ठीक है, जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट के अंदर, फिर आप कंजम्पशन छोड़ दो या रेट लिखोगे तो कंजम्पशन लिख देना, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है तो ये बराबर होता है dx अपॉन dt पे, यानी कि बहुत शॉर्ट चेंज आता है और बहुत शॉर्ट t आता है। जो d लिखा हुआ है ना, d का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल आने वाला चेंज। जब स्मॉल बहुत चेंज आता है तो उसको जो है वो हम यही कहते हैं, d से जाहिर करते हैं। ये हो गया हमारा पहली बात। दूसरी जो बात है यार, ये बड़ी बात है, इसको तो याद रखना पड़ेगा। हमारे पास जो 6 फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन को कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, रिएक्शन पे कुछ ना कुछ अपना असर डालते हैं, एक अहम फैक्टर्स जो हैं उनको देखना है। पहला, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है तो याद रखिए इसका रिलेशन डायरेक्ट है। जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वो खत्म हो, तो रिएक्शन में तेजी आ जाएगी। और ये तेजी वेजी जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता लगती है। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर वाले जो बातें थी उनको याद रखना है कि आप जो है वो रिएक्टेंट्स की पावर्स को ऐड करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे क्या डिपेंड कर रहा है कि जो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो हाई है कि लो है। ठीक है, अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो लो है, एक्टिवेशन एनर्जी लो है, तो वो रिएक्शन को फास्ट करेंगे। अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो हमारे रिएक्शन को
स्लो डाउन करेंगे तो नेचर का भी मामला हल हो गया। एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट तो बहरहाल होता भी आसान सही है। तीसरा, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए टेम्परेचर से रिएक्शन का जो रेट है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है आफ्टर 10 डिग्री केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज के, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और तकरीबन 10 डिग्री के चेंज पर रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट दो किस्म के होते हैं, रिएक्शन को जो है वो तेज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, कम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। तो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बढ़ाने वाले पॉजिटिव होते हैं, कम करने वाले नेगेटिव होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और ये इनको इनहिबिटर्स भी कहते हैं, ये इनहिबिटर्स भी कहलाते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं। इसी तरीके से नंबर 5, सरफेस एरिया, अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो रहा है तो सरफेस एरिया किसी भी चीज का जितना ज्यादा होगा उतना डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ाने से। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है और तो उसका एरिया जितना वो घेर रहा होगा, यानी कि जो चिप होगा वो जितना बड़ा होगा उतना रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा। और आखिरी बात, कभी कभार जो रेडिएशन है उसका बड़ा खास असर होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। जैसे मिसाल के तौर पे जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने भी हैं वो रेडिएशन पे ही चलते हैं। तो जितनी जब तक रेडिएशन होती है, जितनी रेडिएशन होती है उतना तेजी के साथ चलते हैं। जैसे मिसाल तौर पे बहुत सारे रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिनमें फोटॉन्स की जरूरत होती है, यानी कि लाइट की जरूरत होती है। और उनके रिएक्शन में ना एक पहचान बताऊं, एरो के ऊपर H न्यू लिखा होता है, तो आप फौरन पहचान जाना कि इसके लिए जो है वो लाइट की जरूरत है, और लाइट वालों का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर होता है 0 के, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। तो भाई जितना मैं समझता हूं ना कि आपको पता होना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैंने रिवाइज करवा दिया। लंबी वीडियो है, लेकिन ये ऐसी वीडियो है कि आप एक दो मरतबा अगर देखो तो लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म अपने जहन के अंदर बैठाओ, इंशाल्लाह एक दिन 4 घंटे 5 घंटे तो याद रहेगा, पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, अल्लाह हाफिज।